बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के ख़ास मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज की जो एक अफसोसनाक ख़बर है वो ये है कि मारूफ शायर अदीब अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल हो गया है। वो ड्रामा नवीस थे और बेहतरीन नक़ाद भी थे। वारिस और ख्वाब जागते हैं जैसे ड्रामे लिखे और वो बड़े अच्छे शायर थे। तो उन्होंने वैलेंटाइन एडिशन पर एक मुझे भी किताब दी थी, मोहब्बत ऐसा दरिया है के उन्वान से। और तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। ये तो उनकी किताब का जो है वो आप देख सकते हैं। इसका आप ये हम आपको उसमें भी दिखा देंगे। तो ये लेकिन साथ साथ में जो इसमें उनके साथ साथ में कि उन्होंने जिद्दत ये की थी कि पूरी जो उनकी नज़म है, नज़मों का ये मजमूआ है, इसमें उन्होंने अपनी नज़मों को कैसेट की शक्ल में अपनी आवाज़ के अंदर अदायगी की है। इसके अलावा एक और बात भी है कि आज से कुछ 5 रोज़ पहले रोज़ा रसूल के ऊपर वो कलाम पढ़ते हुए दिखाई दिए और जिस पे जो उनका नज़र आता है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश के लिए मेरे ख़्याल में उनको भेजा था और 5 रोज़ पहले तक तो वो सही सलामत थे। तो जो भी हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से हमें दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे और अच्छे लोग, कोई ऐसे आदमी नहीं थे जिनका कोई बदनामी का कोई हिस्सा कभी आया हो। हर तरफ से उनकी नेक नामी थी और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, उन्होंने मिसाली काम किया जदीद अरबी नज़मों का और उर्दू तर्जुमा। अब ये भी किया, जदीद अरबी नज़मों का भी तर्जुमा किया। लेकिन ये कोई मामूली काम नहीं होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम होते हैं। जो लोग शायरी को जानते हैं वो जैसे हम अदायगी कर रहे हैं तो ये तो एक अल्फाज की अदायगी है, लेकिन शायर जब कोई बात करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा, आपको बताया कि साहब उन्होंने उसको मैंने वैलेंटाइन को उर्दू के अंदर किस तरह से अदायगी की है कि वो तुम जो रंग का मैंने कपड़े पहनो वो जो है मौसम हो जाए। तो अब ये कोई मामूली चीज़ें नहीं होती है, बहुत बड़ी यानी आपको एक दानिश्वरी का काम होता है। जी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। नहीं मेरे साहब ये इस पर तो बात करेंगे IMF पे, लेकिन पहले बात कर लें ये जो बहरिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए हुए हैं, उनके जंगी जहाज़ आए हुए हैं और मश्क भी है और मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस भी है। इसकी ये करते हैं हमेशा और उसमें कभी कभार आप भी गए थे, हम भी गए थे जी। तो ये जो कसीरुल कौमी जो है कॉन्फ्रेंस होती है बहरी मश्क, उन्होंने पाकिस्तान ने एक नया तरीका वज़ा किया है। उनके सबके एक्सपीरियंस को ये से सीखते हैं। तो इस वक्त जो लोग आए हुए हैं वो अमेरिका से, चीन से 3 जो हैं बहरी बेड़े आए हैं। अमेरिका है, इटली है, इंडोनेशिया है, जापान है, मलाइशिया है, श्रीलंका से एक जहाज़ शामिल है। इसके अलावा 4 ममालिक के स्पेशल फोर्सों के दस्ते हैं इसमें शामिल हैं। सारे दहशतगर्दी धमाकेज़ मवाद से मतलब 6 ममालिक की टीमें भी इस मशक़ों का हिस्सा हैं। इसके अलावा अमन मश्क की इफ्ताही तकरीब के मुख्तलिफ ममालिक के 123 मुबस्सिरीन, 35 ममालिक के दिफाई अताशी और 5 ममालिक के सुफरान ने भी शिरकत की है और इस वक्त ये जारी है और ये 14 तारीख तक चलेगी। और तकरीब से खिताब करते हुए कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बिलग्रामी ने कहा है कि अमन 2023 एक दूसरे के तजुर्बा से फ़ायदा उठाने में, ये हम अमन 2023 का मतलब ये है कि जो हमारी जो एक्सरसाइज मश्क है, आप इसे यूँ कह लें कि मश्क अमन 2023 एक दूसरे के तजुर्बा से फ़ायदा उठाने में मामून साबित होगी और शरीक ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार करते हैं और के दुख की इस कड़ी में बराबर के शरीक हैं। इसके अलावा ये नेवल चीफ़ ने अपने ख़िताब में कहा है कि नेवल का 8वीं जो अमन मश्क है तमाम शुरका को खुशामदीद कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी टाइम सिक्योरिटी गैर रिवायती ख़तरात का सामना है और वो ख़तरात जो हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से हैं। वाज़ह है कि पहली जो कसीर जो कौमी बहरी मश्क थी वो 2007 में मुनक़िद हुई थी। ये मश्क हर 2 साल बाद मुनक़िद होती है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के बहरी अफ़वाज के बहरी जहाज़, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, धमाकेज़ मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमें और मुबस्सिरीन शिरकत करते हैं। तो अब इसमें बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सब आते हैं
और इसमें फिर एक एक्सपो भी होता है, मैंने ख़ास तौर पर अशिया दिखाई जाती हैं, लोग बाग अपने अपनी अशिया लेके आते हैं, तो एग्जीबिशन होती है जिसे एक्सपो कहते हैं जी। तो पाक बहरिया के जाने से मेरी टाइम अफेयर्स के ताउन से पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इसकी नुमाइश तकरीब एक्सपो सेंटर कराची में हो रही है। इसके ब्लू इकनॉमी जो है इस पे जो हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, ब्लू इकनॉमी की बात यह है कि ब्लू इकनॉमी का मतलब ये है कि आप मीशत को अपने बहरिया से कैसे जोड़ते हैं। जिस किसी ने भी अपनी ब्लू इकनॉमी की है वो बहुत तरक्की कर गया है जी। इसलिए कि ब्लू इकनॉमी से मुराद ये है कि जो समंदर के ज़रिए से आप तिजारत करते हैं, अपनी तिजारत को बेस करते हैं, मीशत को बेस करते हैं, जिसको ब्लू इकनॉमी से वो ममालिक इसलिए तरक्की कर जाते हैं कि एक तो उनको वहाँ से मछली मिलती है, फिर बहुत से तेल के ज़खायर मिल जाते हैं, बहुत सी ऐसी मादनियात मिल जाती हैं जो कि दुनिया में बहुत महंगी हैं, तो बहुत कुछ होता है, तो उसको ब्लू इकनॉमी कहते हैं। एक तो ब्लू वाटर नेवी होती है। तो हमारी जो मुल्क है जो यानी अदन से लेकर और कराची तक हम ब्लू वाटर नेवी हैं, इसलिए कि यहाँ पर कोई भी वाक़या हो जाए तो हम फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हैं। लेकिन जो नीचे है इंडियन ओशन में, फिर उसके लिए फिर हमें जहाज़ चाहिए और अबदोदे चाहिए जो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। होपफुली बाई 2030 तक हम ब्लू वाटर नेवी शायद बन जाएँ जी। तो ये एक अलग बात है। ब्लू वाटर नेवी और ब्लू इकनॉमी जो है वो तो हम अभी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी हमने अब हमारे पास जब पाकिस्तान में जब तरक्की के दौर में था, अयूब के दौर में, हमारे पास 35 जहाज़ थे, अब वो 5 जहाज़ भी नहीं रह गए हैं। तो वो जहाज़ों के ज़रिए से अगर आप तिजारत करेंगे तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। जहाज़ जो है वो दुनिया के हर जगह पर सामान लेके ले जाते हैं, उसको सामान लेके आते हैं, लेके जाते हैं, तो वो आपकी ब्लू वाटर नेवी होती है, वो किसी का भी सामान हो लेके चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान जो नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन होती थी, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, वो किराए पर चलती है। लेकिन अब मसला ये है कि आपको शिपिंग के मामले में आप बहुत कमज़ोर हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए जी। तो बहुत सारे मामलात में यानी वो शिपिंग का हाल भी ऐसे ही है जी, बहुत सारे मामलात में कमज़ोर हैं ये। नहीं, कमज़ोर नहीं, बस हो गया, कर दिया गया। आप यहाँ पर जब तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर ये हो जाता है। आपको एक एक चीज़ जो है जब डिज़ाइन किया गया था तो आप ये देखें कि आपने सियाहत के लिए जो मकामात चुने हैं और जो हमारे वहाँ पर वो जो सियाहती जो सेंटर बनाए थे हमारे लोगों ने उस ज़माने में, उसमें हमारे लोग जाकर मुफ्त में रहते थे और यहाँ तक कि वो तबाह हो गए और आखिरकार में इमरान खान को उनको बंद करना पड़ा, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। और उसमें जिन लोगों ने रहाइश की उसके पैसे अदा नहीं किए, और जो वहाँ का जो अमला था वो बेचारा खाने का बंदोबस्त भी उनको मुफ्त में करे और वो पैसे भी नहीं देते थे और राइश भी फ्री करके चले जाते थे। और बेहतरीन मकामात जिन्होंने चुने थे, जो भी बेहतरीन पॉइंट थे इसके लिहाज से जो सेहत के हवाले से वो हमारे बेहतरीन उन लोगों जो लोग भी थे उन्होंने बेहतरीन मकामात पाकिस्तान के पूरे खत्ते के अंदर चुने थे और वहाँ पर उन्होंने बेहतरीन जो है वो बना दिए थे आपके जो होटल के टाइप के जो है वो बनाए जी। हाँ, वो बना दिए थे। लेकिन अब उसको यूज़ इन्होंने गलत किया, जो भी जाता था मुफ्त में इस्तेमाल करता था, वजीर चला गया मुफ्त में चला गया, पैसे नहीं दिए। मेरे साहब इस पे वो एक बात याद आ गई, कल की खबर है, कुछ लोअर जो जुडिशरी है वहाँ से लेटर गया कि जी हमें पास दें फ्री PSL के। बताइए, ये देखिए अब ये हाल है। अब बताइए आप PSL के भाई जिस वक्त मसला ये आ रहा है, आपको चाहिए कि आप इस वक्त सारे पैसे खर्च करें जो कोई मुल्क पर खर्च कर रहा है वहाँ, तो वो तो उस वक्त तो PSL तो हम अपना नेकनामी के लिए कर रहे हैं कि भाई हम बता रहे हैं कि हमारा पुरअमन मुल्क है, हमारे यहाँ क्रिकेट हो सकती है, वो एक प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। तो साथ साथ में क्रिकेट को फ़रोग दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपको पास कैसे मांग सकते हैं, जुडिशरी है शर्म आनी चाहिए। स्टूडेंट्स मांगे फ्री टिकट तो समझ में आता है, वो पॉकेट मनी को भी अब देखिए आज ये ज़माना आजकल ये आ गया कि भाई फ्री नहीं देना चाहिए जी। बहरहाल बस ये एक सूरत हाल है स्टूडेंट की हद तक, तो फिर ठीक है, क्योंकि हमें ज़माने में हमें हाफ मिलता था किराया जी, रेलवे का भी हाफ मिलता था, हमें हर चीज़ का हाफ मिलता था, हर जगह हाफ था। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। हाँ। अच्छा मेरे साहब थोड़ा इसको वाइंड अप करने, ये पाकिस्तान की जो कोशिश है बहरिया की वो तो अच्छी है, लेकिन अफादियत इसकी भी नज़र आनी चाहिए। नहीं, अफादियत भाई हर साल इनको मिलती है और वो बात ये नहीं है। ये जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में आपको उसको फ़ायदा बहुत हुआ है। और जो भी आदमी यहाँ आते हैं वो पाकिस्तान की जब यहाँ आके इस मुल्क में रहते हैं तो वो थोड़े बहुत अपने आपके इकनॉमी को बूस्ट करते हैं, वो डॉलर लाते हैं, वो दूसरी करेंसी लाते हैं, वो यहाँ पर खुलवाते हैं जी, तो फिर वो उनको फ़ायदा है। और आगे चंद सालों में हमारा इकनॉमिकल जोन शायद और मज़ीद बढ़ाए न बढ़ाए तो भी हमें ज़रूरत नहीं है, इस लिहाज से कि हम जो जिस अंदाज से
हम अपना काम कर रहे हैं वो सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। हम इंडिया के जहाज़ को भी बचा लेते हैं जी जी, हम ईरान के जहाज़ को भी बचाते हैं, हम ओमान के जहाज़ को भी बचाते हैं जी। अगर मुश्किल में आ जाए वो मसले में तो हमें बचा। तो इस लिहाज से हमें ब्लू वाटर नेवी हमारी यहाँ से लेकर और अदन तक है जी। साहब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक्सपो हो रही है इंडिया की तरफ से जी, कमोडोर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्लाह साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद जी है। सैयद उबैदुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये जो हमारी 8वीं जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 2007 से जो शुरू हुई है, उसमें जो 35 ममालिक शिरकत हुए हैं और शिरकत की है, और बहुत से ममालिक ने इसमें अपने वफूद भेजे हैं, बहुत से सफ़ीर आए हैं, बहुत से डेलीगेशन आए हैं। इस पर आप तबसरा हम आपका चाहते हैं। जी ज़रूर ज़रूर, फरमाइए। ऐसा है कि ये एक मोमेंटस ओकेजन है, एक बहुत ही अहम वक्त है, और बहुत ही अहम जो काम हो रहा है इस वक्त, वो 3 काम हो रहे हैं। नंबर 1 ये हो रही है अमन एक्सरसाइज, जिसका 8th चैप्टर है। ये अमन एक्सरसाइज हर 2 साल बाद होती है, और इस एक्सरसाइज में जब 2007 में शुरू हुई तो उसमें 28 मुल्कों के लोग आए थे, और इस दफा जब ये हो रही है यानी 8वां चैप्टर इसका, तो 50 से ज्यादा मुल्क के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। पूरा ग्लोबल नेवीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं, उनके शिप्स, एयरक्राफ्ट, स्पेशल फोर्सेस, ये सब हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारे लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए और पूरे मुल्क के लिए एक बहुत एजाज की बात है, एक फख्र की बात है, और उसका लोगो है टुगेदर इन पीस, यानी हम मिल के समंदर पे अमन कायम करेंगे। इसी के साथ जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। उसमें भी इससे भी ज्यादा मुल्कों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो मुकर्रर हैं और जो सुनने वाले हैं उनकी तादाद एक बहुत बड़ी है। तीसरा काम जो हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, वो है मैरीटाइम एग्जीबिशन। आइडियाज जो होता है हर साल, हर 2 साल बाद, वो डिफेंस एग्जीबिशन होता है। ये मैरीटाइम एग्जीबिशन पूरी मुल्क में पहली दफा हुआ। इसका ख्वाब 2017 में एडमिरल नियाजी साहब ने देखा, और 5 साल इसको लगे तैयारी में, और इसके बाद बीच में कोविड आ गया, उसमें भी थोड़ा डिले हुआ। तो ये पूरी दुनिया से वो लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हैं, जो बेस्ड ऑन ब्लू इकोनॉमी है, यानी समंदर से रिलेटेड जितनी इकोनॉमी है, जितने इक्विपमेंट हैं, जितने और उसके जितने भी जहते हैं, मसलन ये कि इसमें फिशिंग है, इसमें शिपिंग है, इसमें हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन है, इसमें क्लाइमेट चेंज है। तो ये तमाम चीज़ों के इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स, और वो लोग जो इसमें चीज़ें बनाते हैं, वो अपना डिस्प्ले किया हुआ है इन्होंने एग्जीबिशन पे। और ये एग्जीबिशन जो है वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार के दिन जारी रहेगी। आपके सामीन और देखने वालों के लिए एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम है। जी फरमाएं। ये देखें, ये एक और एक्सरसाइज इंडिया करता है, और वो एक्सरसाइज जो है वो मालाबार एक्सरसाइज कहलाती है। वो 2000 जो है ना, वो उसको 24 साल हो गए हैं, जो उन्होंने 2001 में शुरू की थी, और उसके टोटल पार्टिसिपेंट शुरू में थे इंडिया और अमेरिका। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब 24वीं उनकी जो है वो एक्सरसाइज हो रही है, और उसमें सिर्फ 2 मुल्क शामिल मजीद हुए, एक ऑस्ट्रेलिया और एक जापान। तो ये लोग जो हैं इसको क्वाड कहते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसका क्वांटम अगर इक्विपमेंट, वेपन और ह्यूमन बींग से लगाया जाए कि यहाँ पर 50 मुल्क की नफरी है, और 50 मुल्क के वो हैं वेपन सिस्टम, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, और दूसरी तरफ ये 4 कंट्री है। तो जो पाकिस्तान नेवी ने ये लीड ली है तीनों काम करने की, इसको कहते हैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी। यानी ये उनके साथ मिलके ज़माना अमन में
ऐसे प्रोसीजर इख्तियार करते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़े कि भाई पायरेसी को, ह्यूमन स्मगलिंग को, आर्म स्मगलिंग को, ड्रग्स को, इनको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया की नेवी के साथ मिलके समंदरों को महफूज तरीन बनाते हैं और उसकी आबी गुजरगाहों को महफूज और खुला रखने में हम तन मसरूफ़ हैं। और इसके लिए 2-3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, CTF 150 और 151, जिसमें अमेरिकन और ब्रिटिशर और फ्रेंच और सब लोग हैं। उसका पाकिस्तान 8 दफ़ा कमांडर ऑफ दैट कमांडर टास्क फोर्स 150-151 रहा है। ये है सूरत हाल। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर अब्दुल्ला साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने कॉन्फ्रेंस से हटकर जो है निकल कर जो है हमसे गुफ्तगू की, आपका हम शुक्रगुजार हैं। ठीक है मेरे साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौज़ूआत पे चलेंगे जी। नाज़रीन, मख्सूसा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, IMF से मुआहदा तो तय पा गया है, लेकिन सारा नज़ला आम आदमी पे गिरेगा। 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे जी। अभी ये कह रहे हैं कि जो हवेली, बहादुर शाह और ब्लोकी के जो पावर प्लांट है उसकी हिस्सेदारी पर दोस्त हमारे से बातचीत चल रही है, वो भी आप पावर प्लांट भी आप बेचेंगे जी। और इस तरह और इसके अलावा जो है जो 5 रुपये मार्च में पेट्रोल पे शायद वो नहीं लगा रहे हैं GST, लेकिन ये है कि डीजल पे लगा रहे हैं 5 रुपये, 10 रुपये लीवी बढ़ाना होगी 5 रुपये मार्च में, 5 रुपये अप्रैल में बढ़ेगी। तो IMF ने पेट्रोल पर टैक्स लगाने पर को कहा तो हमने नहीं माना, ये कहा उसने। ताजिर और सनतकार इस पे क्या कहते हैं? और ताजिरों के रहनुमा फराजुर रहमान साहब काटी के सदर हैं जी, बड़े मारूफ शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। IMF की जो बातें हैं वो मजबूरी तो है, लेकिन अब उस पर आप तबसरा फरमाइए कि क्या जो 170 अरब के जो हैं आप पे क्या असरात पड़ेंगे और क्या ये सही है, ये गलत है, ये उस पर तबसरा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको बड़ा मशकूर हूँ कि आप मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए आपने मदद किया। बात यह है कि इसमें IMF की जो भी शराइत है वो एक मॉनिटरिंग बॉडी है, और मॉनिटरिंग बॉडी का जो नॉर्मल काम होता है वो ये होता है कि रेगुलेट करता है कि आपके कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हो रहे हैं जो आपके मुल्क को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं और तरक्की याफ्ती सतह या डेवलपमेंट कंट्रीज की सतह से बाहर निकाल रहे हैं। बात यह कि ये जो मॉनिटरी होती है, अब लेट सपोज कि जी हमने कोई एक कोलेटरल लेना है, कोई कोलेटरल लेना है और बैंक को डिपॉजिट कराना है, तो सबसे पहले हम इस कोलेटरल की वर्थ मालूम करते हैं और हमें पता लगता है कि जी ये इतनी वर्थ का है तो लिहाजा इसको इतना लोन दे दिया जाए। तो लिहाजा आप IMF के अंदर जब आप सब प्लान लेके गए और प्रोग्राम लेके गए तो लोन्स लेने के लिए एक ये तरीक़ेकार होता है जो कि अक्सर लोगों को इल्म नहीं है कि वो ये एक तरीक़ेकार के थ्रू ही आपको लोन मिलता है। अब हर चीज़ IMF पे डाल दी जाती है, हर चीज़ IMF पे डाल दी जाती है, हर चीज़ IMF पे डाल दी जाती है। IMF ने कहा जी पेट्रोल की प्राइसेस में सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, तो लिहाजा अगर आपका मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं है कि जी आप उधार लेके पेट्रोल पे खर्च करें, तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द प्राइस, ठीक है ना। अगर आपका मुल्क जो है वो सब्सिडाइज बिजली नहीं दे सकता, जब तक दे रहा था दफ्ता चला गया, अब नहीं दे सकता तो सिर्फ अपने वोट बैंक्स की खातिर हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी हम मुल्क के साथ गलत कर रहे हैं। अगर पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनकर सोचे तो हमें वो चीज़ें, आप इक़्तिदार के अंदर मौजूद लोगों को ये भी साथ में सोचना पड़ेगा कि हम अखराजात को कैसे कम करेंगे। बात यह है कि देखें जहाँ असेंबली के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है, कैबिनेट में कितने लोगों की ज़रूरत है, उनके टिकट्स और ऑफिसर्स के जो अदर अलाउंसेस हैं उनमें कितने कट्स की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है और IMF की शराइत में ये शामिल भी है, मगर उन पे अमल नहीं हो रहा, तो इस अफसोस इस बात का है। अब आप ये देखें कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, तमाम चीज़ें आप तकरीबन 6-8 महीने से एक ज़बूहाली का शिकार है और इस वक्त आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके अलावा आपका जो लोकल GDP है बस वो समझ लें आप बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को सही डायरेक्शन पे ले आए,
तो सबसे पहले तो हमें मॉनिटरिंग फंड के हवाले से IMF की जो शराइत है उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा मनोवन, और उसके बाद हमें मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल हमें ये सोचे बगैर मेहनत करनी पड़ेगी कि जी पाकिस्तान से हमें कुछ चाहिए, हमें पाकिस्तान को क्या देना है। जैसे आप बुजुर्ग हमारे, जब आप यहाँ हिजरत करके आए तो उस वक्त आप लोगों की यही सोच थी ना कि जी पाकिस्तान को बनाना है। आप समझेंगे पाकिस्तान एक क्राइसिस के अंदर आ गया। कुर्बानी दी गई थी कि हमारे पास आलपिन नहीं होती थी तो हम कांटे लगाते थे। मैंने ये सुना अपने बड़ों से कि लोग कलम और कागज अपने घरों से ले जाकर दफ्तर में काम किया करते थे। हाँ, बिल्कुल सही। बिल थी पाकिस्तान को खड़ा करना है। आज हमने अपने आगे आने वाली नस्लों को खड़ा करना है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा। दुनिया की ये सबसे बड़ा खजाना होता है कि 70% आपके पास यूथ पावर है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी नाअहली है। अगर मेरे 10 भाई हैं और वो 10 भाई हैं तो 10 ताकत है ना, मैं अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा तो ये मेरी नाअहली है। अगर वही 10 को मैं यूटिलाइज कर लूंगा तो मैं टाटा बिरला और उससे भी आगे निकल जाऊंगा। तो इट्स डिपेंड ऑन माय ओन डिसीजन कि हम चाहते क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान से आपकी जो वाबस्तगी है वो 100% ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप पाकिस्तान फर्स्ट आए। आपकी जेब से नुकसान हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, नो मैटर, पाकिस्तान फर्स्ट। ठीक है, बात ये है कि ये बिजनेसमैन में ये रुझान है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानियां दें, ठीक है ना, मगर बात ये है कि अब आपको भी एक कंप्लीटिंग बिजनेस चलता है, जो चैरिटी बिगन फ्रॉम होम। अगर आप ये बात करते हैं तो उसमें सियासतदानों को जो ऊपर से बैठा हुआ है, हम जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो हमें ये बात सिखाई गई कि भाई देखिए, अगर आपका ऊपर का टॉप का मैन अच्छा होगा तो फिर आपके नीचे के लोग भी अच्छे होंगे। अगर टॉप का मैन आपका बेईमानी कर रहा है तो फिर नीचे के लोग भी करेंगे। आप टॉप का मैन आपके अखराजात कर रहा है पेट्रोल पे एक देखिए, आप एक डिप्टी कमिश्नर आपको कराची में देख लीजिए, एक डिप्टी कमिश्नर जाता है, उसके बाद 3 गाड़ियाँ उनके साथ जाती हैं। जब मैं वजीर बना तो मेरे पास 9 गाड़ियाँ आ गई खामखा। यानी आप देखिए, कोई एक गाड़ी काफ़ी है एक वजीर के लिए। 9 गाड़ियाँ अलग आ गई, एक गाड़ी स्पेशल गाड़ी उसकी 10 गाड़ियाँ एक वजीर के पास, जो लेबर का वजीर था उसके पास 10 गाड़ियाँ एक सुबह के बाद खड़ी थी उसके घर के पर। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, मुल्क जब चलाना होता है तो फिर एक गाड़ी क्या, आप साइकिल पे भी जाएं, जैसे जाते थे लोग बाग, जैसे चीन के अंदर लोग गए ना पहले, श्रीलंका उसमें गए, आप सिंगापुर में लोग साइकिल पे जाते थे। आपके स्वीडन में जब गया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो उसका वज़ीर आज़म जैसे आपने भीख मांगने गए थे, वो साइकिल पे आया था। जी बिल्कुल, या खुद ड्राइव करके आया था, सॉरी साइकिल पे नहीं, खुद ड्राइव करके आया। फिर देखे ना, आप अगर माजी में भी उठा के देखें तो कायदे-आज़म ने जब पहली मीटिंग कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी ये है, चाय का इंतजाम करना है, फलां करना है। तो उन्होंने कायदे-आज़म ने बोला क्यों, क्या उनके घर पे चाय नहीं बनती, वो चाय पी के नहीं आ सकते? देखो, ठीक है, बात ये है चलता भाई, मुल्क तो ऐसे चल सकता है। अब तो अरे आप उस ज़माने में देखें, आप याद करें कि उस ज़माने में जब हम आए थे तो मैं तो 5 साल की उम्र में आया था, तो हमें याद है कि आटा जो है, हम 2 मन रुपया का हमने आटा ख़रीदा है। जी तो और जो है वो जब मैं जवान हुआ और पहला मैंने मुलाजमत की है तो मुझे 93 रुपये मिलते थे। 90 रुपीज़ का तोला सोना था। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जब देने पे आदमी आते हैं, और उस वक्त ज़माने में क्या था कि जो लड़का अच्छा होता था, बेहतर लड़का होता था, स्कॉलरशिप भी देती थी गवर्नमेंट और उसको बेहतरीन बनाना चाहती थी। जी, अब सब चीज़ खत्म हो गई है, सिर्फ करप्शन चल रहा है। सबसे अहम चीज़, जैसे आपने कहा, मैंने शुरू में भी अपने मौक़िफ़ में यही बात रखी कि सबसे पहले तो हमें हुक्मरान को, अफसरों को ये सोचना पड़ेगा कि हम भी अपने अखराजात को कम करें। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही, वो भी अपने अखराजात कट करता है। वो 100 मुलाजिम रखे, 50 ले आता है। PIA का खसारा है, जबकि दूसरी एयरलाइन प्रॉफिट में जा रही हैं। और सिर्फ PIA को इसलिए नहीं बेचा जा रहा या इसलिए प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा कि जी उससे जो है वो आप की मोनोपोली चल रही है। तो बात यह कि अगर हम इस तरह से चीज़ों को अपने ख़राब करते रहेंगे, इसी तरीके से स्टील मिल का इदारा है, दूसरे इदारे हैं जो कि हमारे मईशत पे बोझ है, और उसके अलावा इतनी लंबी चौड़ी कैबिनेट, फिर एडवाइजर्स, फिर ये उनकी तनख्वाहें 84 हो गए आपके सामने। इसी मुल्क के अंदर पंजाब काबीना अभी बनी, इसी मुल्क के अंदर, यही मुल्क है ना, उस पंजाब काबीना ने कह दिया ना हमें सरकारी घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए। तो ठीक है, तो भाई
अब आप मुझे ये बताएं कि जब हमारे यहाँ से लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हम जो है वो उन लोगों को चुन के आगे क्यों नहीं लाते जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें अल्लाह का दिया सब कुछ है जिनके पास। बात ये कि उन लोगों को लेके आए और जिनका पेट नहीं भरता उनको बोले भाई तुम अपना कुछ कर लो यार। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी तो हम डिफॉल्ट से बच गए, तो फिर चंद माह बाद में क्या होगा? फिर हम संभल जाएंगे? नहीं, देखिए संभलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हम वक्ती तौर पे एक स्टेप आगे बढ़े। हमें तमाम तर कंडीशंस को वक्तन तवक्फन अपने साथ इनबिल्ड करना पड़ेगा और हमें अभी ये जो चांस कुदरत ने दिया है, इस चांस का भरपूर फायदा उठा के बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ मशावरत के साथ हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कोई 20 साल पॉलिसी जिसको चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमिक का नाम दिया जाए। और ये लफ्ज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सियासी लफ्ज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमिक का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था मेट्रो टीवी के प्रोग्राम पे। तो लिहाजा अगर इसको सियासी रंग देके सिर्फ इसलिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं की जा रही तो ये भी ज्यादती है। तो लिहाजा आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम हर इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को बिठाएं कि आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कितनी कर सकते हैं, आपको क्या सहूलियात और क्या इंडस्ट्री और क्या मशीनरीज दे दी जाए तो आप अपनी जो हमारी एक्सपोर्ट्स है उनको कितना बढ़ा सकते हैं। इन तमाम चीजों के हवाले से आपने काम करना है और ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें जो है वो बेहतर की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, तो अभी लेकिन अगर अभी तो सूरत हाल जो है वो जो हम देख रहे हैं कि अभी तक तो ये समझ नहीं रहे हैं। अभी काबीना को जो है 84 के लेवल पे ले गए हैं और जो बड़ी अफसोस की बात है। जी 84, यानी इससे बड़ी तादाद में काबीना कभी भी नहीं थी। बात ये कि अगर ऐसे मौके पे भी आप काबीना को बढ़ाते चले जाएंगे, लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप हुकूमत जो है इन हालात में फिर भी रिलीफ तो आम आदमी को देना पड़ेगा ना। एक आदमी हमारे पास जो हमारा अपना एम्प्लॉय है जो कि सच टीवी का है या किसी भी टीवी का है, वो मोटरसाइकिल पे आता है। अब वो अगर आप इतना महंगा करते चले जाएंगे और तनख्वाह भी उनकी नहीं बढ़ेगी तो वो बेचारे कैसे अपना गुजारा करेंगे? देखिए, गुजारा करेंगे, बात ये है कि ऑटोमेटिकली गुजारा होगा। सबसे पहले तो ऊपर से कट करें ना चीजें, फिर आप नीचे जो सब ऊपर से कट करें और नीचे आप देखें कि आप किस तरीके से जो है वो अपने जो कारोबारी यानी आईटी के अंदर बूम ला सकते हैं। देखिए, आईटी की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया का कुछ भी नहीं है। अगर हम आईटी के एक्सपोर्ट्स और ये इसके ऊपर थोड़ा पैसा लगाने की कोशिश करें, अपने बच्चों अपने यूथ को ट्रेन करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम जो है वो किसी किस्म का सपोर्ट फंड देके उनको भिखारी बनाएं। हम में से ही लोग हैं जो कि कभी जीरो होते थे और आज हीरो हुए। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होता। जिंदगी जो है वो इसी का नाम है, कभी सख्ती कभी नरमी। और बात ये, जब ये बात एक आम आदमी समझ सकता है तो यही हुक्मरानों की भी सोच होनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि जी वो बेहतरीन तरीके से अपने इक़्तिदार को और अपने मुल्क के मामलात को लेके चले। एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इंपोर्ट को कम करने का के जरिए से कोई मसला हल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। बात यह कि जो चीजें एसेंशियल आपकी इंपोर्ट्स हैं, वो एसेंशियल इंपोर्ट्स जो है वो किस वजह से, अगर लेट सपोज हमारे पास वो बंदे नहीं है और हम वो चीज प्रोडक्ट नहीं बना रहे यहाँ पे, तो उस मशीनरी के ऊपर इंसेंटिव दिया जाए, ड्यूटी फ्री किया जाए। और रॉ मटेरियल जो हमारे यहाँ नहीं निकल सकता बाहर से, फकत सिर्फ इसलिए मंगाया जा रहा है कि जी क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ जो है वो फाइन नहीं है, तो फिलहाल उसको फाइन करने की कोशिश करें, उसको फाइन करने वाली इंडस्ट्री के ऊपर बेनिफिट दें। बात ये कि सारा पॉलिसी रीडिंग करनी पड़ेगी कि किन किन एरिया में कहाँ कहाँ हमारे साथ मसाइल है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है, मैंने बीओआई के जो उनके वो हैं उनसे भी मीटिंग की है और उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हम अनकरीब जो है वो बैठ जाएंगे इस मौजू के ऊपर कि जी हमने किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। सियासतदान वक्ती तौर पे कोई पॉलिसियां दे देते हैं और उन पॉलिसियों की वजह से जो मुल्क के अंदर बहरान की कैफियत आती है, इस कैफियत से बाहर निकालने के लिए हमें 20 साल चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जिसके ऊपर सख्त सजा हो कि अगर उसके खिलाफ कोई गया तो फिर जो है वो उसको जो है वो बाकायदा अप्रूव कराया जाए कैबिनेट से, ताकि उसके खिलाफ कोई ना जाए। तो कहने का मकसद ये कि उसमें बिजनेसमैन को भी पता होगा कि मैंने किस डगर पे चलना है, मैं किस तरह अपने मुल्क में तरक्की ला सकता हूँ, मैं किस तरह बेरोजगारी खत्म कर सकता हूँ, मैं किस तरह आगे बढ़ूंगा। तो कहने का मकसद ये कि हर आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अपने मुल्क के लिए और अपने लिए काम करेगा,
जब ऐसी सूरत हाल होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क जो है वो इन तमाम बहरानों और क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान साहब, आपका हम मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया। जी मेरे साहब वो सही बात तो सही कह रहे थे कि अखराजात खुद कंट्रोल करें, लेकिन अभी ये जो पहले के जो वजीर ख़जाना थे इस अपना मिफ्ता इस्माइल, लेकिन वो उनकी जो बयानबाजी है ना वो लग रहा है कि इख्तलाफ बहुत है पार्टी के अंदर। ये पार्टी का इख्तलाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस वक्त पाकिस्तान की बात हो रही है ना, पार्टी के इख्तलाफ जब खड्डे में पड़े होगा तो पॉलिसी नहीं बन पाएगी। इख्तलाफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो तो इस वक्त आपका वज़ीर आज़म भी कोई इसहाक डार के सामने कुछ चीज़ नहीं है। तो जो हुक्मरानी चल रही है वो तो इसहाक डार की है ना, जो डिफेक्टो जो वज़ीर आज़म है वो तो इसहाक डार है, शहबाज शरीफ नाम का है। जो डॉलर कहते थे कि 200 से नीचे होना चाहिए, 190 रुपये होना चाहिए। बेकार आदमी है, लेकिन बहरहाल आप क्या करें, अभी फ़िलहाल तो वो जो कुछ भी बातें मिला रहा है वो ठीक है, जो कुछ भी, क्योंकि अब उससे तो बात यानी ज़ाहिर है कि IMF से तो उसने सौदा कर लिया है जी। अब इसके बाद में जो दूसरे जो अब दोस्त ममालिक हैं, चीन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिर सऊदी अरब है, अरब अमारात हैं, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आ जाएगा। जी मेरे साहब फिर ब्रेक लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू पे आ जाएंगे। ये जो शाम और तुर्की का जो ज़ल्ज़ला है उससे बात करेंगे। नाज़रीन मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब अब ज़रा ज़ल्ज़ले बात कर लें। भाई तुर्की और शाम में अब मसला ये है कि 2023 हो गया है, तो 2023 में जो तुर्की को आज़ादी मिल रही है, 1923 का जो माहिदा हुआ है ट्रीटी ऑफ लुज़ैन, उस माहिदे के तहत 100 बरस तक उसको पर यह पाबंदी थी कि वो जो बास्फोरस जो है उनका जो उसमें से जो भी जहाज़ गुजरता था उस पर टैक्स नहीं ले सकते थे। तुर्की एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकता था। बहुत से इकनॉमिक मामला थे, बहुत से जो थे वो उस मामलात में भी वो उन पर बहुत सी ज़्यादा पाबंदियाँ थी। और जो ममालिक जो थे जिसमें शाम है, सऊदी अरब है, UAE है, सारे जो कतर हैं, सारे जितने ममालिक थे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, तो वो अब सारे के सारे जो मसला ये खड़ा हो गया है कि तुर्की जो है अभी से उसने 2022 से 21 से शुरू कर दिया था अपने आप को उभारना, तो उसको सुल्तान ऑफ जो है वो नया सुल्तान कहते थे भैया बर्दगान को। ये बहरहाल उनकी हिकमत अमली भी थी अपने आप को जीतने के लिए कि ताकि वो अपने कौम को थोड़ा सा उभारें, लेकिन उसके नतीजे ये निकले हैं कि वो उसके पीछे पड़ गए हैं। अब जो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास 2005 में हमला हुआ था वो हार्प के ज़रिए से हुआ था, यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ओरल रिसर्च प्रोग्राम जो है उनका अलास्का में, जिसमें है वो जैसे 3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और वो फिर वो बरसात लाती है, सैलाब लाती है। सैलाब का तो मेरे ज़ल्ज़ले का आसान तरीका है कि जहाँ पर प्लेटें हैं वहाँ पर आप मैंने पावर इंजेक्ट कर दें, तो वो फिर वो पावर जो है वो प्लेटें हिल जाती हैं और फिर उस पर ज़ल्ज़ला आ जाता। तो जो ज़ल्ज़ला आया अब तक जो है 20,000 से 25,000 के करीब अफराद जो है वहाँ से जाँ बाग हो चुके हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये एक किस्म का तुर्की को रोकने का तरीका है और तुर्की की जो तरक्की है उसको रोकने का तरीका है कि वो अगर आप तुर्की में जाएँ तो वहाँ पर जो है कोई कम से कम 100 जहाज़ जो है हर मिनट के बाद में एक जहाज़ उतर रहा होता है, तो वो बहुत तरक्की कर गया था। तो अब उनको वहाँ पर वो सबक दे रहे हैं। अमेरिका जो है अपनी जो प्राइमेसी है, अपनी जो बालादस्ती है उसको बरकरार रखने के लिए वो तुर्की को सज़ा के मरहले से गुजार रहे हैं। जैसा कि हमें पहले गुजारा, हमें 2 दफ़ा गुजारा, 3 दफ़ा गुजारा। एक दफ़ा हम पे सैलाब लाए 2010 का, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सैलाब मसनूई था। फिर इसके बाद में उन्होंने जो आप जापान पर लाए, क्योंकि जापान के बादशाह ने यह गलती कर दी थी कि वो जाकर चीन के सदर से 3 दफ़ा मिल लिया था 1 साल में, वो सज़ा दी उनको। इसके बाद में फिर 2011 का जो मैं कह रहा हूँ वहाँ पर, तो हमारे पास में 2010 का सैलाब, फिर अब ये जो 2022 का सैलाब आया है, सुपर सैलाब जिसे हम कहते हैं, वो भी आर्टिफिशियल था। तो वो हमें सज़ा दी गई थी। मुमकिन था कि वो जब भी अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाते तो शायद वो आपको ज़ल्ज़ला भी आपका ले आते, या मुमकिन अभी भी ले आए, क्योंकि वो बहरहाल वो दे आर टॉकिंग अबाउट, जो उनका जिस आदमी ने हॉलैंड के जिस आदमी ने ये बात की है कि साहब ये आज से कोई 3 दिन पहले जिस वक्त ज़ल्ज़ला आया उससे 3 दिन पहले उसने ये कहा था कि साहब यहाँ पर ज़ल्ज़ला आने वाला है शाम में और उसमें तुर्की में। उसने कहा था कि 7.5 मेगाटूड का आएगा, वो 7.7 या 9 का आ गया। तो ये ऐसी
वजह ये है कि अब ये इस तरह से खबर भी निकालते हैं, अपनी ताकत का इजहार भी करते हैं कि भाई हम इतने ताकतवर मुल्क हैं कि हम आपको सज़ा भी देंगे तो खुल के देंगे। तो अब वो उनको मैसेज दिया गया है। अब पाकिस्तान का जो एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं मुस्तरब थे कि वो जाएँ और अपना इज़हार यकजहती करें। तो उन्होंने कहा भाई आपको हम जो डिग्नेटरी को रिसीव करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम तो खुद मुसीबत में पड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज का मुसल्लह अफवाज के जो आदमी गए हैं, उन्होंने वहाँ जो खदमात अंजाम देना शुरू की है, उसकी वजह से हमारे जो मैंने ये हुआ है कि हमारे जो 5 अफराद को उन्होंने ज़िंदा निकाल लिया है और अभी भी आप खिदमत में लगे हुए हैं मुसलसल। और हम समझते ये हैं कि ये सही तरीका है कि उनकी मदद की जाए। और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हम इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी नहीं छोड़ते हैं आपका साथ, आप भी नहीं छोड़ें। तो तुर्की का ये बहुत बड़ा यानी वक्त है, क्योंकि कम से कम 7-8 जो शहर हैं वो मलिया मेट हो गए हैं। और जो तारीख का उनके जो बड़े तारीख़ी जो शहर थे, जो कि हिस्टोरिकल सिटीज़ थे, जो कि तारीख़ में एक बड़ा नुमाया मुकाम रखते थे, वो भी तबाह हो गए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। अब ये बात ऐसा हो सकता है कि इसका हल यही है कि भाई अमेरिका को समझाया जाए कि आप ये इंसानियत सोच से ये जो मज़ालिम है ये बंद करें, वरना फिर ये कोई ना कोई किसी न किसी को उनको मैसेज स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, यानी चीन को, रूस को या किसी भी मुल्क को, कि भाई स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना फिर आपका मुल्क भी सलामत नहीं रह सकता। जी है जी। फिर सब इस पर शकूक शुबात इसलिए हुए कि उसी पट्टी पे इसराइल भी है, वहाँ इसराइल में कुछ नहीं होता है, वो होने नहीं देंगे ना वहाँ पर। अब सवाल ये है कि इनकी जो अब याद करें कि आप जब X-37B इनका जो खलाई जहाज़ था वो 3 साल तक वहाँ खुफिया तौर पर रहा है। पहले उसकी उम्र 9 महीने होती थी। जब भी वो हम कहते थे कि जब भी वो X-37B खलाई जहाज़ जब खला में जाता है तो कहीं ना कहीं मुसीबत आती है, कहीं ज़लज़ला आता है, कहीं हम सुनामी आता है, कहीं पर सैलाब आते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा जब वो गए हैं तो उन्होंने इससे ज़्यादा एक्सटेंड की है और उन्होंने सही जगह पर पॉइंट आउट कर दिया है कि कहाँ पर क्या करना है। तो वो जगह पर लोकेशन उसकी हो गई, लेकिन वो खुद भी तबाह हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि उनके यहाँ जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो उनके यहाँ पर भी बहुत सर्दी हुई है, उनके आदमी भी आज दफ़ा 2-3 हज़ार आदमी करीब तो मर गए हैं सर्दी से और सैलाब से, और जो साइक्लोन आए हैं वहाँ पर वो उससे। तो अब अमेरिका के अंदर भी उसके असरात पड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग क्योंकि वहाँ पर इंसानियत को अहमियत नहीं देते हैं, वो जो इनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो दुनिया पर रूल करता है या उनके लीड रूल करते हैं, वो इंसानियत से आरी हैं। इंसानियत की जो खूह है, जो बू है, वो उनके अंदर मौजूद नहीं है। जो भी आप देखी जाए तो इंसानियत के जो मराइल हैं, जो इंसानियत से जो हमदर्दी पैदा होती है इंसानों को इंसानों से, जैसा कि हमारे यहाँ है कि हम जो है किसी भी सूरत में कि इंसानियत को हमारे बारे में हमारे ये हुक्म है कि एक इंसान की मौत जो है तमाम इंसानियत की मौत की मतरादी समझ जाती है, अगर ना जाए उसको मारा जाए। तो हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम तो उस रसूल के पाबंद हैं कि अगर हम कोई बात भी हो जाए तो वो, और फिर आखिर हम जीतेंगे भी हम ही, क्योंकि यही रसूल ऐसा है कि जो दुनिया की तारीख के अंदर ये अल्लाह को पसंद है और अल्लाह की जो है विल प्रिवेल करेगी। अब मसला ये है कि ये कहा जाता है कि जब ये आर्टिफिशियल है तो फिर ये कैसे हो गया कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। तो वो भाई अगर ये बहस नहीं है, बहस ये है कि कोई भी काम अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये फिर क्यों हुआ। तो ये अगर कोई ऐसे गुनाह होंगे जो कि होना होगा, या कोई अल्लाह ताला इससे कोई नई चीज़ पैदा करना चाहता होगा तो कोई और ये वजह से हुआ। लेकिन बात अपनी जगह पर ये दुरुस्त है, ये सही बात है जो हम कहते हैं कि भाई ये अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो दुरुस्त बात है। अगर ये अमेरिका भी कर रहा है, आर्टिफिशियल भी कर रहा है, तब भी ये अल्लाह का हुक्म तो फिर यही है। तो इसके अब इसके नताइज जो भी होंगे वो उसको ठीक करने के लिए मेरे ख्याल में उनको 50 साल चाहिए। लेकिन ये है कि जो भी हम अगर मदद करेंगे, क्योंकि एक बहादुर कौम है, एक वो शाम और तुर्की, शाम तो एक गरीब मुल्क है, लेकिन जो 6 फरवरी के ज़लज़ले ने जो है ये बता दिया है कि अमेरिका का जो हम हमेशा कहते थे कि हम रूस से भी कहते हैं, चीन से भी कहते हैं कि हतमी जो उनका हथियार है वो ये हार्प है। तो जो जितनी भी आप तरक्की कर लें, ग्लाइडेड व्हीकल में मिसाइल बना लें या कुछ भी बना लें, लेकिन उनके पास जो हार्प की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास नहीं है, ना रूस के पास है, ना चीन के पास है, और अगर है भी तो वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो इंसानियत पर शायद यकीन रखते हैं। जी तो साहब जी, अब मज़ीद मौज़ूआत की बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी नाज़रीन, मुख्तदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं।
एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये जो दो मौज़ूआत और हैं, यहाँ एक तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए इमरान खान की जो वाज़ेह हिमायत की, लेकिन इमरान खान की जो सारी पॉलिसी वो नाकाम हो गई है, इसलिए कि वो उसके अपने बंदे जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी थी कि भाई वो इलेक्शन कराएंगे, तो इलेक्शन तो वो नहीं हो जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान इलेक्शन का भी मुतामिल नहीं हो सकता है। एक तो ये है कि जो एक तो मैंने पैसे नहीं है, दूसरे ये है कि जो मामला चल रहे हैं जिस अंदाज से वो उन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इसने उनको ये फ़ायदा हुआ है कि ये कहते हैं कि साहब हमारे पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, जो कुछ भी हो रहा है, जो फैसले किए हैं इन्होंने, इसाक डार साहब ने, वो जाने और इनका काम जाने, तो सारी जो बुराइयाँ हैं वो इसाक डार के या मुस्लिम लीग के या PDM के हिस्से में आएंगी, मैं तो बच गया। तो अब उसमें लेकिन उसके जो मसला ये हो रहा है कि उनके जो वर्कर थे, वो वर्करों को इस वक्त जो है वो तख्ता मश्क बना रही है ये हुकूमत। एक तो पहले फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया, फिर अब जो है उसको कर लिया है, हामिद डोगर साहब गिरफ्तार हुए, हामिद डोगर भी किए हैं, दूसरे जो शेख रशीद को गिरफ्तार किया हुआ है। तो वो बात ठीक नहीं है। इन लोगों की हुकूमत को चाहिए कि फिर ये हुकूमत में आ जाएंगे तो हुकूमत अदलिया ने कहा कि हाई कोर्ट में अगर, फिर उन्होंने सवाल किया है कि अगर PTI रिलीफ मांगती है तो फिर इस्तीफे क्यों देती है। तो ये बात भी सही है। हम वो देखते हैं कि भाई पॉपुलर लीडर तो यही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत जो है इलेक्शन नहीं कराना चाहती। और वो मेरे ख्याल में जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब मसला ये है कि कहाँ से कराए, जो अपना वो फ़ौज को बिदी रखे सरहदों पर या इनको प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ अगर होगा तो फिर मारदार जो होगी वो उसको कौन रोकेगा। तो एक तो ये बात हो गई। तो वक्त से पहले इंतखाबात के लिए जो दबाव बढ़ाया जा रहा है वो मेरे ख्याल में हो तो जाएगा, लेकिन ये है कि आपने देखा कि आप 9 महीने तो गुजर गए हैं, अब क्या फ़ायदा हुआ। आपने पिछले दफ़ा अप्रैल में गया था, 10 महीने बल्कि गुजर गए हैं, तो इमरान साहब को अपने पॉलिसी फेल होती नज़र आ रही। अब आर्मी चीफ जो गए हैं वो बरतानिया में गए हैं, फिर ये कयास है उड़ा रहे हैं कि साहब वो असल में अमेरिका गए हैं, लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के 6 माह बाद होती है, उस सिलसिले में वो ये प्रोपेगेंडा यानी उसकी तैयारी करने गए हैं। और सियासी गैर यकीनी को फैलाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का सियासी और माशी समाजी इस्तेकाम जो है बहुत ज़रूरी है और मुश्तरका अहदाफ़ है सबका, हम सबका अहदाफ़ है। तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के मामलात हैं, इसको आर्मी चीफ़ के मामले में कम से कम आर्मी चीफ़ को बख्श देना चाहिए और नहीं करना चाहिए इसके ख़िलाफ़ कोई भी किस्म की कयास रहियाँ। अब अमेरिका भी चला भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अगर जाना है उसको, तो जब आदमी जो है वो IMF आ जाती है, IMF से फ़ायदा हो जाता है, तो उसके भी रीज़न्स हैं ना हर बात के। तो अगर चीफ साहब वहाँ चले जाते हैं तो कौन सी ऐसी ख़राबी की बात है जिसमें कि आदमी ये परेशान हो गया वो अमेरिका चला गया। अमेरिका चले जाएगा तो क्या करेगा वो, पाकिस्तान को वो जाएंगे मुल्क के लिए जाएगा, मुल्क के लिए जाएंगे, मुल्क के मफाद के लिए जाएंगे। हाँ, सभी जाते हैं, सारी चीज़ को बुला के वो वहाँ बुलाते हैं हमेशा। लेकिन अभी ISPR को ये क्लियर करना पड़ा कि भाई ये कयासराइयाँ बात तो ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को बेचने गए हैं, फलाना गए हैं, ये लोग भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं, फलाना कर। ये सोशल मीडिया को नहीं चाहिए इस किस्म की बातें करना। ये नुकसान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। भाई इदारे को नुकसान आपने बहुत पहुँचा लिया है, अब बाजवा साहब ने भी पहुँचा लिया है, आपने भी बहुत पहुँचा लिया है। अब मेहरबानी करें उसे बख्श दो, सबके सब बख्श दें, कोई इदारे के लोग भी अपने आप को बख्श लें, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह से तो बदनामी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर कौन आपकी हिफाजत करेगा? अल्लाह तो करेगा, लेकिन अल्लाह के बाद में जो मशीन बनाई है अल्लाह ताला ने, वो तो हमारी फ़ौज है। तो इस लिहाज से जो है ये उनके बारे में जो आपके जो कयास कर रहे हैं, जो 5th जनरेशन वार हमारे ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, उसका आप जानबूझ के हिस्सा न बने मेहरबानी करके। अब जानबूझ के या अनजाने में न बने, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो अब सूरत हाल जो है वो सब कोलू में आज भी 2 जवान शहीद हुए। भाई देखिए वो तो कुर्बानी दे रहे हैं कोलू में, तो अब ये तो दहशत गर्दी है ना। कोलू जो है वो बहुत बड़ा दहशत गर्दी का मरकज़ रहा है हमेशा पहले, लेकिन बाद में अब वहाँ पर सुकून हो गया था, वहाँ भी शुरू हो गए हैं। तो अब जो जिसके भी सियासी मकासद हैं वो कुछ सोचे पहले कि भाई हम इतना इख्लाफ ना जाएं, इस हद को क्रॉस ना करें, अल्टीमेटली नुकसान हमारा सबका होगा। लेकिन बहरहाल वो तो अब सोशल मीडिया को तो कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, जिसका जो मर्जी आया डाल सकता है, कह सकता है। तो बहरहाल मेरे साहब इसको ज़रा वाइंड अप करें कि पाकिस्तान का सियासी, माशी, समाजी इस्तेकाम वो सबके ऊपर लाजिम है। हम ये समझते हैं कि जो सूरत हाल होती है उस सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए कि इस किस्म के चीज़ों से इज्तनाब करें। और हमें ये ख्वाहिश है कि हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है वो हमें हतमी तौर पर हमें उस पर
कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और इस पर दो आरा के बजाय अमल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये भी अच्छी बात है कि अगर आपके पास जो आपके पर भी कट गए हैं, मैंने PTI के आपने देख भी लिया है कि आपके पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है, जो सलाहियत आप चाहते थे कि भाई मैं यहाँ पर इलेक्शन करा दें, तो नहीं कर रहा हो रहा, आपकी बात नहीं मानी जा रही है, और आपके आदमी जो है वो इस बात के मुतामिल नहीं है कि वो जो सख्तियाँ वो झेल सकें, तो आपको जो है कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। दिस इज़ इट। तो और देख लें इदारों से, जो पूछ के लेंगे भाई हमारे अब क्या सूरत हाल बेहतर है, उस तरह से चलें, तो मुल्क एक पेज पर रहेगा, तो फिर मुल्क तरक्की कर जाएगा। और जो इस वक्त आफत आई हुई है IMF की और उसकी जो बुनियादी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की माशी जो प्रॉब्लम है, वो हमारी जो शाहिदा वज़ारा साहबा जो IMF का जो सलूशन दे रही हैं, आज उनकी किताब की रुनमाई है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए था। लेकिन अब ये है कि वो आज जो 4 से 6 बजे तक उनकी किताब की रुनमाई थी वहाँ पर, तो वो जो IMF का जो आउट ऑफ बॉक्स उन्होंने सलूशन दिया है, वो सबकी तवज्जो के लिए आप वो बेहतर तरीका है जो कि अपनाना चाहिए इन लोगों को। जी मेरे साहब अभी 2 मिनट रह गए। आपने जो भी बात की ना, इस्तेहकाम और ये सारी बातें, एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया इन्होंने, कमोडोर साहब ने, मैरी टाइम डिप्लोमेसी प्रोग्राम के पहले हिस्से में उस पर काम हो रहा है। बात जो कही है वो ज़्यादा अच्छी बात है कि वो समंदरी मईशत जो है वो डिप्लोमेसी भी है, मईशत भी है। समंदरी जो मईशत है, जो बहरी मईशत है, उसको फ़रोग देना चाहिए, क्योंकि ये पहले दिन से ये इस बात पे काम कर रहे हैं कि बहरी मईशत जो है वो पाकिस्तान को उठा देगी। इतने ख़जाने इसमें मदफून हैं जो समंदर के अंदर, कि जिसमें अब या डूबे हुए हैं या इसमें छुपे हुए हैं, तो वो आप उससे अगर आपको करेंगे तो मुल्क जो है बहुत तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। और ये जो मसाइल हैं, जो आपके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, जो रोज़मर्रा की तबाही है, रोज़मर्रा की जो जिससे हो रहा है, तो वो अगर आपने समंदर को इस्तेमाल कर लिया, समंदर से खुराक मिल जाएगी आपको, जो आपको अनाज की किल्लत हो रही है, तो समंदरी खुराक को इस्तेमाल करना सीखें, तो बहुत सी चीज़ें और मिल जाएंगी। मछली को ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा दें, मछली की कैच बढ़ा दें, मछली का एक्सपोर्ट बढ़ा दें, तो आपके जो है बहुत से ज़्यादा जो बाहर के जो ट्रॉलर आते हैं यहाँ पर, वो लेके चले जाते हैं मछलियाँ, उनको रोकें। तो जो आप काम कर सकते हैं वो काम करें ना, जो जिससे मुल्क चल सकता हो, जिनकी मईशत बेहतर हो सकती है, जो बहरी मईशत है उसको बुरे कार लाएँ। डिप्लोमेसी एक उसका हिस्सा है। जब जो मईशत बनाएंगी तो जब डिप्लोमेसी करेंगे तो फिर वो समंदरी जो आपकी मईशत बढ़ेगी। तो वो मैं समझता ये हूँ कि जो आपने जो मश्क शुरू कर रखी है, और इसमें एग्जीबिशन का जो बढ़ाया है, और उन्होंने जो तज़िया दिया है सबसे ज़्यादा जो कि वो इंडिया कर रहा है 2001 से, तो उसमें 4 ममालिक शामिल होते हैं, हमारे यहाँ 50 ममालिक शामिल होते हैं। तो ये इससे हम जो तजर्बा जो हमें हासिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होता है, माली फ़ायदा भी होता है, और उनको बहरी तौर पर मशीनों के ज़रिए से फ़ायदा होता है, मईशत कैसे बनती है उसका फ़ायदा होता है, बहरी आलात से उनकी आशनाई होती है, और जो लोग मैंने किस तरह के जो दहशतगर्दी जिस तरह से होती है, जैसा कि उन्होंने नियाज़ी साहब ने कहा कि जो अब जो सूरत हाल बिगड़ रही है, उसमें जो है वो जो ये पायरेसी है, दूसरे दहशतगर्दी है, वो ये मामलात ख़तरात इससे हमें बचाव करना ज़रूरी है, जिसमें हम बचाव करते हैं। जैसा कि हमने कहा, आदम से लेकर यहाँ तक हम हर मामले को देखते हैं, पायरेसी को भी रोकते हैं, स्मगलिंग को भी रोकते हैं, इंसानी स्मगलिंग को भी रोकते हैं, और साथ साथ में हम जो यहाँ के जो जहाज़ कोई मुश्किल में आ जाते हैं, किसी के पास तेल ख़त्म हो जाता है, किसी का जहाज़ के पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, तो हमारी नेवी उनको मदद को जाती है, उनको मदद फराहम करती है, कीमती जानें बचाती है, इंडिया की तक के हम बचाते हैं इस इलाके में। जी मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।